हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनपेड इंटर्न्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के सेकंड स्कूल, दैट इज़ एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जिसको कहीं कहीं पर ब्रिटिश स्कूल या पॉजिटिव स्कूल भी बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो इस स्कूल का राइज होता है एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। दिस स्कूल टॉक्स अबाउट दैट देयर इज अ नीड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, मीन्स इन एवरी कंट्री देयर शुड बी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। और ये स्कूल और भी बात करता है दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द मोरालिटी। इसी को पढ़ते हुए दो क्लासिकल स्कॉलर दैट इज जेरेमी बेंथम और जॉन ऑस्टिन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर दैट इज प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट और हैंस केल्सन को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग जानेंगे कि इस स्कूल का क्या रिलेवेंस होता है इंडिया में। तो सबसे पहले स्कॉलर आते हैं जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम बोलते हैं दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट वन इज एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस एंड सेकंड वन इज सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है व्हाट लॉ इज, मतलब कि लॉ क्या है, और सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है व्हाट लॉ आउट टू बी, मतलब कि लॉ कैसा होना चाहिए। तो जेरेमी बेंथम बोलते हैं दैट वी शुड नॉट फोकस ऑन सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस, रादर वी शुड फोकस ओनली ऑन एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि लॉ क्या है हमको उस पर ध्यान देना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी के बाद फिर ये बोलते हैं दैट देयर इज अ प्लेन एंड प्लेजर थ्योरी। इसमें ये बोलते हैं दैट इफ पेन इज हाई देन पर्सन विल नॉट कमिट क्राइम, बट ऑन द अदर साइड इफ प्लेजर इज हाई देन द पर्सन विल डेफिनेटली कमिट अ क्राइम। इसी को देखते हुए बोलते हैं दैट लॉ इस हिसाब से बनना चाहिए कि ह्यूमन को प्लेन और प्लेजर थ्योरी के हिसाब से रखना चाहिए। फिर उसके बाद जेरेमी बेंथम का आता है यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी सिंपली ये कहता है दैट लॉज ऐसा बनाना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सके मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को, मीन्स मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फिर आता है कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखिए, जेरेमी बेंथम ही फर्स्ट आदमी थे जो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का बात करते हैं, क्योंकि इनके टाइम लॉज तो हुआ करते थे बट वो अनरिटन फॉर्म में होते थे, जिससे ह्यूज डिस्कशनरी पावर मिलता था जजेस को। इसलिए ज़्यादा लॉ इंटरप्रेट गलत तरीके से ना हो, इसलिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लॉज होना चाहिए, ऐसा जेरेमी बेंथम का कहना था। इसलिए इन्होंने कोडिफिकेशन ऑफ लॉ की भी बात की थी। तो यही ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डैट ये सबसे पहले बोलते हैं कि देयर शुड बी एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस ओनली, लॉज जो होना चाहिए वो प्लेन एंड प्लेजर थ्योरी और यूटिलिटी थ्योरी के हिसाब से होना चाहिए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कोडिफिकेशन ऑफ लॉ का। फिर सेकंड स्कॉलर आते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन डिसाइफर होते हैं बेंथम का, और इनको फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल भी बोला जाता है। पहले जॉन ऑस्टिन नेचर लॉ स्कूल को क्रिटिसाइज करते हैं और ये बोलते हैं दैट व्हेन वी से लॉ इज मेड बाय गॉड, तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहले दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द लॉ, ऑब्जेक्टिविटी क्या है इस लॉ की, और ये लॉ स्कैटर्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है, विच लीड्स टू डिक्लाइन ऑफ द नेचुरल लॉ, और इसी से जॉन ऑस्टिन का अल्टीमेटली राइज होता है। जॉन ऑस्टिन ये बोलते हैं दैट लॉज आर वाट विच आर मेड बाय मेल फॉर मेल, मतलब कि लॉ वही है जो इंसानों के द्वारा इंसानों के लिए बनाया गया है। और लॉ टू टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एंड सेकेंड वन इज लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड। देखिए, लॉ प्रॉपर्ली सो कॉल्ड का मतलब होता है जब लॉ बनाया जाता है पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा पॉलिटिकल सबॉर्डिनेट्स पर, मतलब कि जब सरकार लॉ बनाती है सिटीजन्स के लिए, जैसे कि स्टैट्यूज लाइक आईपीसी, सीआरपीसी, ठीक है। फिर सेकेंड वन इज लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड, मतलब ये जो लॉ होता है वो बाइंडिंग नहीं होता है, जैसे कि इंटरनेशनल लॉज हो गए, वो लॉ इम्प्रॉपर्ली सो कॉल्ड में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑस्टिन का कमांड थ्योरी आता है। इसमें ऑस्टिन का ये कहना था दैट लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब कि जो सरकार होती है, मतलब जो सॉवरेन होता है, उनका कमांड ही लॉ है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करिएगा तो आप पे सैंक्शन, मतलब कि पेनल्टी या फाइन लगेगा। बट आगे जाकर इसी कमांड को क्रिटिसाइज किया जाता है और ये बोला जाता है जब सॉवरेन चेंज होता है तो कमांड भी चेंज हो जाता है, जिस कारण से ये कमांड टैसिट कमांड बन जाता है और ये कमांड परपीचुअल नहीं हो सकता है, जिस कारण से इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा। सो दिस वर द क्रक्स ऑफ जॉन ऑस्टिन। फिर थर्ड स्कॉलर आते हैं प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट। देखिए, बहुत सारे स्कॉलर ये बोलते हैं ना कि प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट को एनालिटिकल स्कॉलर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये ऑस्टिन को क्रिटिसाइज करते हैं, बट फिर भी इनको एनालिटिकल स्कूल का स्कॉलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नेचुरल लॉ को क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड द मोरालिटी। ये ऑस्टिन के कमांड थ्रू क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं दैट इफ एवरी कमांड पास बाय सॉवरेन इज लॉ, तो सॉवरेन कुछ नहीं बल्कि एक गनमैन है, मतलब कि बंदूक के नोक पर सारे लॉज को फॉलो करवाता है, इसलिए लॉ में मिनिमम कंटेंट ऑफ मोरालिटी होना ही चाहिए।
इसके बाद वो 3 टाइप्स ऑफ थेसिस का बात करते हैं। सबसे पहले आता है सेपरेबिलिटी थेसिस। इसमें होता है दैट ये बोलते हैं दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द मोरालिटी, मतलब लॉ और मोरालिटी को मिलाना नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ और सिर्फ मिनिमम कंटेंट उसका हो सकता है। फिर आता है पेडिग्री थेसिस। ये बोलते हैं किसी भी लॉ को वैलिड हम तभी मानेंगे जब वो लॉ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। अगर फुलफिल कर रहा होगा तो वो लॉ वैलिड है, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो लॉ इनवैलिड है। फिर डिस्कशन थेसिस आता है। इसमें प्रोफेसर एच.एल. हार्ट इसको एक्सेप्ट करते हैं जो नेचुरल लॉ का कोर होता है दैट इज मोरालिटी, एथिक्स और वैल्यूज, वो हर लॉ में होना चाहिए मिनिमम कंटेंट के द्वारा। फिर प्रोफेसर एच.एल. हार्ट का 3 टाइप्स ऑफ रूल्स आता है। सबसे पहले आता है रूल ऑफ चेंज। रूल ऑफ चेंज मतलब जो भी अमेंडमेंट्स या जो भी चेंजेस लेजिस्लेशन या गवर्नमेंट लाती है उसको रूल ऑफ चेंज बोलते हैं। रूल ऑफ एडजुडिकेशन मतलब कि जो जुडिशरी एडजुडिकेट करती है, पनिश करती है रॉन्ग डूअर को, या जो लॉ इंटरप्रेट करती है, वो रूल ऑफ एडजुडिकेशन आता है। फिर होता है रूल ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें ये बोला गया था मिनिमम कंटेंट ऑफ मोरालिटी इन एवरी लॉ देयर शुड बी, मतलब ये बोलते हैं कि सर्टेन काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशन, देखिए कुछ ऑब्लिगेशन होना चाहिए सोसाइटी पर या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, और उनको वो उस टाइप का ऑब्लिगेशन फॉलो करना चाहिए। बट इनका यही रूल ऑफ रिकॉग्निशन बहुत सारे स्कॉलर्स ने क्रिटिसाइज करते हुए बोलते हैं जब आप रूल ऑफ रिकॉग्निशन का बात करते हैं तो वो भी नेचुरल लॉ स्कूल के द्वारा सब्जेक्टिव आ जाता है, क्योंकि हर इंसान के हिसाब से अपना अपना ऑब्लिगेशन होगा और अगर उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगा तो वो लॉ सस्टेन नहीं कर सकता है। तो यही कहना था प्रोफेसर एच.एल. हार्ट का। फिर लास्ट स्कॉलर आते हैं हैंस केल्सन। देखिए हैंस केल्सन का क्या कहना था ना कि लॉ इज एज प्योर एज साइंस, मतलब कि लॉ को हमको ऐसा बनाना चाहिए ना कि वो साइंस की तरह यूनिवर्सल रहे, अनचैलेंजेबल रहे। जैसे साइंस यूनिवर्सल है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसी टाइप से लॉ को भी ऐसा बनाना चाहिए कि उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं दैट वी शुड मेक अ ग्रैंड नॉर्म। देखिए ग्रैंड नॉर्म क्या है ना, बेसिकली एक टॉप नॉर्म है। इसको अगर आप एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, जैसे समझिए इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर माना जाता है। अगर आईपीसी में कोई सेक्शन या सीआरपीसी में कोई सेक्शन ऐसा हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उस सेक्शन को हम लोग इनवैलिड या नल एंड वाइड बोल देंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप पे होगा। उसी टाइप से ये बोलते हैं कि एक ग्रैंड नॉर्म होगा सबसे टॉप पे, उसी के हिसाब से इन सारे लॉ को फॉलो करना चाहिए, वैसा ही लॉज बनाना चाहिए। और ये भी क्योंकि एक एनालिटिकल स्कॉलर हैं तो ये बोलते हैं दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉ एंड द मोरालिटी। बट ये फिर इनका एक आता है हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, मतलब ये बोलते हैं कि ग्रैंड नॉर्म सबसे टॉप पे रहेगा, उसी के बाद सारे अलग अलग रूल्स रेगुलेशन रहेंगे और इनमें एक हायरार्की रहेगा। जो सबसे टॉप पे रहेगा उसको फॉलो करना कंपलसरी है, तभी जाके लॉ में सर्टेनिटी आ जाएगा। देखिए हैंस केल्सन लास्ट में ये बोलते हैं दैट कोई भी लॉ फॉलो करिए या ना करिए बट ग्रैंड नॉर्म मस्ट बी अडेयर्ड, देन ओनली वी कैन अचीव एंड मेक लॉ एज प्योर एज साइंस। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया में एनालिटिकल स्कूल का कहाँ कहाँ पर रिलेवेंस पाया जाता है। सबसे पहले जब हम लोग बोलते हैं कि लॉज मेड बाय सॉवरेन, तो यहाँ पे ऑस्टिन का जो कमांड थ्योरी था वो यहाँ पे दिखता है कि जो भी लॉज बनाया गया वो एक सॉवरेन के द्वारा बनाया जाता है। फिर कोडिफाइड फॉर्म का जो बात करते हैं जेरमी बेंथम दैट देयर शुड बी अ कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। देखिए इंडिया में लगभग सारे लॉज कोडिफाइड फॉर्म में हैं, जैसे कि सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, सारा कोडिफाइड फॉर्म में ही पाया जाता है। फिर जो हैंस केल्सन का कहना था ग्रैंड नॉर्म, देखिए इंडिया का एक ग्रैंड नॉर्म है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही आपको पता है लॉज आर अमेनेबल। जो प्रोफेसर एच.एल. हार्ट का कहना था रूल ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज आ सकता है लॉ में। जैसे कि सबसे पहले बेस्ट इसका एग्जांपल है कि अमेंडमेंट्स आया, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंडिया में लाया गया, तो लॉज आर ऑल्सो अमेनेबल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया में रिलेवेंस पाया जाता है एनालिटिकल स्कूल का कई जगहों पर। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज़ ड्रॉप द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू आंसर टू इट। थैंक यू वेरी मच।